हेलो दोस्तों, कहानी तेरे मेरे प्यार की में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है एक सांवली लड़की की। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा नाम डिम्पल है और मैं 28 साल की हो चुकी थी, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा रंग सांवला था, इसलिए जो भी लड़का मुझे देखता वह ही मना कर देता था। मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। मुझे अपने आप से नफ़रत होने लगी थी। एक दिन हमारे घर के बाहर एक साधु बाबा आए और उन्होंने मेरे हाथ में एक माता की चुनरी देते हुए बोला कि बेटा, इस चुनरी को ओढ़ कर तुम 4 दिन तक किसी अंधेरे कमरे में सोना और फिर इसका चमत्कार देखना। माता रानी तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी और बहुत जल्द ही तुम्हारी शादी तय हो जाएगी। लेकिन जब भी मैं उस चुनरी को ओढ़ती थी तो मुझे अजीब सा महसूस होता था। मैं चौथे दिन उस चुनरी को लेकर सो गई और सुबह जब आँख खुली तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि हमारे घर में मेरे माता पिता, मैं और मेरी एक छोटी बहन रहती थी। हमारे घर के बगल में एक सर्वेंट क्वार्टर में हमारे घर के नौकर, एक काम वाली और उसका बेटा रहते थे। मेरी पढ़ाई हो चुकी थी, वैसे मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू हो गए थे, लेकिन मेरी उम्र होकर भी शादी तय नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं सांवली थी और थोड़ी मोटी भी। आज भी मुझे लड़के वाले देखने आने वाले थे। मैं अपने रूम में तैयार हो रही थी, इतने में ही ऐसा लगा जैसे कि कोई मुझे खिड़की से देख रहा हो। मैं दौड़कर खिड़की की तरफ भागकर और वहाँ देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, पर मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई था। वहाँ वह कौन था यह तो मैं नहीं देख पाई, पर डर के मारे मुझे कपकपी हो रही थी। मुझे डर लग रहा था, आखिर मेरे ऊपर कौन नज़र रख रहा था। उतने में काम वाली गंगू मेरे कमरे में आती है और कहने लगी कि दीदी, लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी तैयार हो जाइए। मैं जल्दी से तैयार होकर बाहर गई और मेहमानों को चाय देने लगी। माँ ने मुझे मेहमानों से मिलवाया। उनमें से एक औरत मेरी तरफ विचित्र निगाहों से देखते हुए बोली कि हमने तो सुना है आपकी बेटी 28 साल की है, पर यह तो कहीं से भी 28 साल की नहीं लग रही है और ऊपर से सांवली भी है। फ़ोन में तो फ़ोटो गोरा दिख रहा था। मुझे यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा और मैं चाय रखकर वहाँ से चली गई। तब मेरी माँ कहने लगी कि उसकी उम्र कम है, बस थोड़ी सी मोटे होने के कारण वह बड़ी लगती है। उतने में वह औरत कहने लगी, आजकल तो वज़न कम करने की मशीन भी आ गई है, अपनी बेटी को थोड़ा योगा करने के लिए कहिए। इतनी मोटी और सांवली लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाना चाहेगा भला। मुझे उस औरत का जवाब मिल चुका था, इसलिए मैं बाहर गार्डन में आ गई थी। मुझे अब खुद से ही नफ़रत होने लगी थी। जो भी लड़का मुझे देखने आता वही मेरे रंग रूप के कारण मुझे ना कहकर चला जाता, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उतने में मुझे फिर ऐसा लगा जैसे कि कोई मुझे चोरी छिपे देख रहा है। मैं तुरंत खड़ी हो गई और चारों तरफ देखने लगी। उतने में मुझे झाड़ियों की सरसराहट सुनी तो सामने गंगू आई। गंगू आते हुए दिखाई दी। मैंने उसे इस बारे में पूछा तो कहने लगी कि दीदी, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद आपको कोई वहम हुआ है। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि कोई मुझे चोरी छिपे देख रहा है। बाद में मैं इस बात को अनदेखा कर दिया। मैं पहले से मोटी नहीं थी। जब मैं 15-16 साल की थी तो बहुत पतली थी। मैं पतली होने के कारण मेरी माँ मेरी बहुत चिंता करती थी, लेकिन बाद में उम्र पे आने पर मैं शरीर में एकदम भर गई थी और दिखने में भी सुंदर दिखने लगी थी। लेकिन मेरी माँ मेरी नज़रें उतारती ही नहीं थकती थी।
फिर पता नहीं मुझे किसकी नज़र लग गई। एक दिन कॉलेज जाते समय मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी और मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा इन्हें बहुत कमजोरी है, इनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है, इसलिए उन्हें ताकत के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। और मेरा शरीर बस उन इंजेक्शन लगने के बाद फूलने लग गया था। डॉक्टर कहने लगे कि यह सब इंजेक्शन का असर है, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। यह इंजेक्शन के रिएक्शन के कारण हुआ है, इसलिए मेरा चेहरा भी बहुत बड़ा दिखने लग गया था। मैं कम उम्र की लड़की दिखने के बजाय अब मैं एक उम्र दराज औरत दिखने लगी थी। अब मेरे घर से लोगों की भी मुझे शर्म आने लगी थी। मुझे भी अब मेरे मोटापे का तिरस्कार लगने लगा था। मैं दिन भर रोती रहती थी। मेरी माँ मुझे बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन मैं हमेशा नाराज़ रहने लगी। एक दिन मैं सुबह के समय बाहर गार्डन में बैठी हुई थी, तभी किसी ने गेट पर आवाज़ लगाई, कोई है क्या? भगवान के नाम पर कुछ मदद कर दो। मैंने तुरंत गेट खोला तो एक साधु बाबा थे। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? वह कहने लगे कि मुझे जो चाहिए वह तुम दे नहीं सकती, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें ज़रूर दे सकता हूँ। यह सुनते ही मैंने उनकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखा और कहा, बताना जरा मुझे क्या चाहिए। उतने में अपने हाथ की एक चुनरी को मुझे देते हुए वह कहने लगा कि यह चुनरी तुम 4 दिन तक सोते समय ओढ़ कर सोना, फिर देखना क्या चमत्कार होता है। तुम्हारी बहुत ही जल्द शादी तय हो जाएगी। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वह कोई साधारण साधु नहीं थे। उन्होंने मेरे दुख की एकदम सही वजह बताई थी। यह देखकर मेरी माँ भी घर के बाहर आ गई और बाबा को कुछ दान दक्षिणा देकर उनके दर्शन किए। वह जाते समय खाने वालों के पीछे मुड़कर मत देखना, जल्दी ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैंने दोनों हाथों से वह चुनरी ली और अपने कमरे में चली गई। तभी मेरी माँ भी मेरे पीछे पीछे आ गई। मन बहुत खुश लग रही थी। माँ कहने लगी कि आज से 4 दिन तक तुम्हारे लिए जो रिश्ते आएंगे हम उसे स्वीकार कर लेंगे। उसी वजह से अपने घर में खुशी और सुख शांति आएगी। लेकिन अगर इस रिश्ते को हमने मना कर दिया तो अपना सब कुछ चला जाएगा, हम रास्ते पर आ जाएंगे, ऐसा साधु बाबा कह कर गए हैं। लेकिन माँ ने मेरी हिम्मत बधाई और कहा कि बेटी, रात में सोते समय यह चुनरी ओढ़ कर सोना। माँ के जाने के बाद मैंने वह चुनरी रात को सोते समय ओढ़ ली। यह सब करते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरे पूरे शरीर में वह चुनरी चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह चुनरी को मैं फेंक दूं। मैं वैसा कुछ भी नहीं की, पर रात भर मैंने जैसे तैसे करके काटी। सुबह होते ही माँ ने पूछा कि तुम वह चुनरी ओढ़कर सोती थी क्या? मैंने कहा हाँ। रात भर न सोने के कारण मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर फिर से आराम करने लगी। उन बाबा के शब्द मेरे कान में सुनाई दे रहे थे। मैं मेरी शादी के बारे में सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी। उन्होंने जैसे बताया था उसी तरह मैं 4 दिन तक वह चुनरी ओढ़ कर सोई थी। 4 दिन बाद मैं उठकर किचन में आई तो माँ कहने लगी कि बेटी, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। अब तुम कुछ ही दिन की मेहमान हो। हमारे घर में किसी भी काम को बिल्कुल हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन भी मुझे चिढ़ा रही थी। मैं अपने कमरे में गई और हल्का सा मेकअप करके तैयार होकर बाहर आई। मुझे पता था कि किसी भी समय मेरे रिश्ते वाले आने वाले थे। हम सभी नाश्ता करने के लिए बैठे ही थे, पर सभी की निगाहें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। लेकिन उस दिन भी बहुत अजीब हुआ। गंगू ने हम सब को नाश्ता दिया और ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हम सब बड़ी हैरानी से गंगू की तरफ देखने लगे। पापा कहने वाले थे कि गंगू क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उस पर गंगू कहने लगी कि सब साहब छोटे मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, पर क्या करूँ। कल रात मैंने सपना देखा कि मैं एक मंदिर के बगल में बैठी थी
और इतने में एक साधु बाबा मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि जाकर अपने बेटे के लिए डिम्पल का हाथ मांग ले और अगर मना कर दिया तो चुनरी लेकर वापस आ जाना और उससे कहना कि इस चुनरी की तरह ही तुम्हारे जीवन में भी अंधेरा और कालापन छा जाएगा। मुझे नहीं पता कौन सी चुनरी और कौन सा अंधेरा, मुझे बस इतना पता है कि मैं आपके सामने हाथ फैलाकर बैठी हूँ और मुझे निराश मत करना। हम सब तो उसकी ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गए थे। तभी माँ कहने लगी, हम डिम्पल की शादी तुम्हारे बेटे नवीन से करने के लिए तैयार हैं। मैं हैरानी से माँ की तरफ देख रही थी और पापा चुपचाप बैठे हुए थे। उतने में मैं उठी और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हमारे घर की नौकरानी के बेटे से कैसे शादी कर लूँ? वह तो हमारे यहाँ माली का काम करता था। बेशक हम दोनों बचपन में एक साथ खेले हों, पर इसका यह तो मतलब नहीं कि मैं उससे शादी कहीं कर लूँ। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। तभी मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने उठकर उस तरफ देखा तो कोई नहीं था। मैंने गुस्से में अपने कमरे की खिड़की बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी पापा मेरे पास आए और मुझे समझाने लगे कि मैं भी बहुत कोशिश की तुम्हारे लिए लड़का देखने की, लेकिन मैं कामयाब नहीं रहा। अब मेरा नाइलाज है और मुझे उन बाबा का श्राप नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि अगर मैं इस रिश्ते को ना कहता हूँ तो क्या होगा, पर मुझे इतना पता है कि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम लोगों को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। 2-3 दिन बाद हम तुम्हारी और नवीन की शादी करवा देंगे। इतना कहकर पापा बाहर चले गए। मैं कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं 2-3 दिन तक अपने कमरे में ही बैठी रही। 3 दिन बाद माँ मेरे पास लाल रंग का लहंगा लेकर आई और कहने लगी कि तैयार हो जाओ, पंडित जी किसी भी समय आते ही होंगे। मैं भी मजबूरी में यह रिश्ता मान लिया था और कुछ ही समय में हमारी शादी हो गई और मैं उस सर्वेंट क्वार्टर में आ गई थी। मुझे तो लग रहा था कि कहीं भाग जाऊं या मर जाऊं। अगर मैं सांवली और मोटी नहीं होती तो मुझे एक नौकर से शादी नहीं करनी पड़ती। गंगू मुझे नवीन के कमरे में छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद नवीन भी कमरे में आया। मैंने घूंघट लेना जरूरी नहीं समझा। मैं जब नवीन की तरफ देखी तो वह मुझे नाराज़ सा लगा। वह मेरे बगल में आकर बैठने ही वाला था कि मैं ज़ोर से बोली, खबरदार, तुम्हारी माँ ने मेरा हाथ ज़मीन पर बैठ कर मांगा था। उसे अपनी मर्यादा पता है। फिर उसने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? नवीन मेरे सामने बेड पर बैठा और कहने लगा कि तुम मेरी मालिक नहीं हो। मैं तुम्हारे पिता की नौकरी करता हूँ, तुम्हारी नहीं। वह मुझे ताना देते हुए, तुम नहीं उसे, पर मैं कहने लगी कि तुम अपने मालकिन के साथ कमरे में नहीं सो सकते। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर नवीन गर्दन नीचे करके कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं कमरा बंद कर ली और सो गई। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठकर अपने घर आ गई। मेरे पापा को बड़ी हैरानी हुई। मैंने उनसे कहा कि हमने उन बाबा की बात मान ली और मैं नवीन के साथ शादी भी कर ली। अब हम पर कोई भी संकट नहीं है, लेकिन अब मैं यहीं रहूँगी। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैंने उनकी एक न सुनी। अब मुझे घर आकर 2 महीने हो गए थे। मैं अपने कमरे की खिड़की से नवीन को गार्डन में काम करते देखती। वह कभी गार्डन में घास काटता तो कभी पेड़ों को पानी देता। ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन अचानक गंगू मेरे पापा के पास आई और कहने लगी कि साहब, हम यह घर छोड़कर जाने वाले हैं। शादी के बाद नवीन और डिम्पल से प्यार करने लगा है और उसके प्यार में पागलों की तरह रहने लगा है। मैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती। और तो और वह बुखार में तप रहा है। यह सुनकर मैं रोने लगी कि मुझे कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है। रात भर मैं गंगू की कही हुई बातों को सोच रही थी
और बहुत बेचैन हो रही थी। तभी अचानक मैं उठी और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ गई। नवीन के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे बस यह देखना था कि गंगू जो कुछ बता रही थी वह सच है या फिर झूठ। आगे जाते ही नवीन की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वह अपनी माँ से कह रहा था कि मुझे लगा था कि मेहनत मजदूरी करते हुए पेट भरने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन यह अमीर लोग हम नौकरों को अपने पैर की जूती समझते हैं। माँ, तुमने मुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की कि ज़्यादा बड़े ख्वाब मत देखो, डिम्पल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? वह मेरा बचपन का प्यार थी। मैं उसका प्यार पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने कहा कि डिम्पल की माँ अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में कभी नहीं देगी। नवीन की यह बातें सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। उतने में गंगू कहने लगी, तुम्हें पता है, डिम्पल शायद 3-4 महीने की थी तब उसकी माँ का निधन हो गया था और फिर मैंने उसे संभाला। तुम दोनों ही मेरी संतान की तरह थे। मैं तुम दोनों को एक ही थाली में खाना खिलाती थी, तुम्हारे झूले में उसे भी सुलाती थी। बाद में मालिक ने दूसरी शादी कर ली। मालकिन का व्यवहार डिम्पल के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनकी बेटी दिखने में ठीक ठाक थी, लेकिन डिम्पल सुंदर थी। मालकिन ने जानबूझकर उसे मोटे होने के इंजेक्शन दिलवाए ताकि उसकी शादी ही ना हो। अगर उसकी शादी नहीं होती तो उसे संपत्ति का एक हिस्सा भी देना नहीं पड़ेगा। गंगू की सारी बातें सुनकर मेरा शरीर कांप रहा था। मैं हैरान थी। यह सब सुनकर मैं वहीं दीवार का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। उतने में नवीन कहने लगा कि मैं हमेशा डिम्पल को चोरी छुपे देखा करता था। वह हमेशा रोती रहती थी। मुझे उसकी हालत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने यह सब नाटक किया। मेरे दोस्त के पिता ने उस साधु बाबा का भेष लिया था और वह सब नाटक किया। इस वजह से डिम्पल मेरी हो गई, पर उसने मुझे कभी भी अपनाया नहीं। अब हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। नवीन और उसकी माँ की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए कमरे में आई। सुबह होते ही मैंने अपने पिता को सब कुछ सच सच बता दिया। पापा ने कहा कि वह सब ठीक कर देंगे। पापा ने माँ से कहा कि डिम्पल को अपने घर से जाना होगा। माँ बड़ी खुश हुई। फिर पापा ने गंगू और नवीन को बुलाया और कहने लगे कि तुम्हें पता है, मुझे बेटा नहीं है और दामाद भी तो बेटे जैसा ही होता है, इसलिए अब आगे से नवीन तुम सब कुछ संभालोगे। मेरी माँ तो हैरान हो गई थी। पापा ने सारी प्रॉपर्टी के कागजात नवीन के हाथ में रख दिए। पापा के इस प्लान की वजह से माँ के अरमानों पर तो पानी फिर गया था। जिस संपत्ति के लिए माँ ने मुझे जीवन भर घर में बिठाने की सोची थी, वह सब अब नवीन के हाथ में आ गई थी। फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही मनोरंजन भरी कहानियाँ आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।